हेलो दोस्तों, मैं हूं मनीष और आप देख रहे हैं इलिट मनीष सर की क्लासेस। दोस्तों, आज हम विलियम वर्ड्सवर्थ पर आधारित कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। पार्ट 1 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, हियर कम्स आवर क्वेश्चन नंबर 11। विलियम वर्ड्सवर्थ had a deep influence on Thomas Hardy. According to Hardy, a particular poem of William Wordsworth was best cure for despair. Identify that poem. अर्थात विक्टोरियन एज के महान नॉवलिस्ट टॉमस हार्डी पर विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने पोएम्स के माध्यम से एक अमिट छाप छोड़ी थी दोस्तों। और वर्ड्सवर्थ की एक पोएम को तो हार्डी ने हिज बेस्ट क्योर फॉर डिस्पेयर अर्थात निराशा से बाहर आने का सबसे अच्छा इलाज कहकर बुलाया था। वर्ड्सवर्थ की उस पोएम का क्या नाम था? ऑप्शंस गिवन आर माइकल, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, इमॉर्टलिटी ओड, द लीच गैदरर। द करेक्ट आंसर इज द लीच गैदरर। द लीच गैदरर विलियम वर्ड्सवर्थ की 1807 में पब्लिश होने वाली पोएम थी दोस्तों। इस पोएम का दूसरा नाम रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस था। दिस पोएम डिस्क्राइब्स वर्ड्सवर्थ्स एनकाउंटर विद अ लीच गैदरर नियर हिज होम इन द लेक डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंग्लैंड। यहां पर लीच गैदरर का मतलब जोंक पकड़ने वाला है दोस्तों। पोएम के स्टार्टिंग में पोइट रात की बारिश के बाद मॉर्निंग में की गई अपनी वॉक का आनंद प्रकट करता है और ये पोएम इन लाइंस के साथ स्टार्ट होती है दोस्तों। देयर वॉज अ रोअरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हैवीली एंड फेल इन फ्लड्स, बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट कॉल्ड one of the lake poets? Charles Lamb, William Wordsworth, Samuel Taylor Coleridge, Robert Southey. The correct answer is Charles Lamb. लेक डिस्ट्रिक्ट में रहने के कारण वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और सदे को लेक पोइट्स का नाम दिया गया था दोस्तों। ये नाम इनको तारीफ में नहीं बल्कि मजाक उड़ाते हुए फ्रांसिस जेफरे ने 1817 में दिया था दोस्तों। फ्रांसिस जेफरे एडिनबर्ग रिव्यू नाम की मैगजीन के को फाउंडर्स में से एक थे और 1817 में फ्रांसिस जेफरे ने इन 3 पोइट्स को लेक पोइट्स का नाम दिया था। 1817 एक इंपॉर्टेंट ईयर इसलिए भी है दोस्तों क्योंकि इसी साल कॉलरिज की एक पॉपुलर बुक भी पब्लिश हुई थी। इस बुक में कॉलरिज ने अपना विलिंग सस्पेंशन ऑफ डिसबिलीफ वाला कॉन्सेप्ट दिया है, फैंसी और इमेजिनेशन की बात की है और वर्ड्सवर्थ की थ्योरी ऑफ पोइट्री पर भी सवाल उठाए हैं दोस्तों। अगर 1817 में आई कॉलरिज की इस पॉपुलर बुक का नाम आपको पता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। लेट्स सी हाउ मेनी ऑफ यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन। लेट्स कम टू द नेक्स्ट वन नाउ। As high as we have mounted in delight, in our dejection do we sink as low. To me that morning do it happens so. आनंद के समय हम जितना ऊंचाइयों पे उठते हैं उतना ही निराशा के समय नीचे भी गिर जाते हैं और यही कुछ उस सुबह मेरे साथ भी हुआ। These popular lines of Wordsworth occurs in which of his poems? Options given are Immortality Ode, Tintern Abbey, Resolution and Independence, My Heart Leaps Up. The right answer is Resolution and Independence. Resolution and Independence और द लीच गैदरर की बिगिनिंग में तो मॉर्निंग वॉक के दौरान पोइट का मूड बहुत अच्छा होता है दोस्तों, लेकिन फिर अचानक से वो निराशा में डूब जाता है। अब वो अपने खुद के फ्यूचर और सभी पोइट्स के फ्यूचर को लेकर परेशान हो जाता है और कहता है वी पोइट्स इन आर यूथ बिगिन इन ग्लैडनेस बट देयर ऑफ कम इन द एंड despondency
and madness. Next question is, the term egotistical sublime has been used for William Wordsworth by P.B. Shelley, John Keats, Robert Browning, S.T. Coleridge. John Keats is the right answer friends. John Keats ने ये टर्म विलियम वर्ड्सवर्थ के अंडरलाइंग सेल्फिश और सेल्फ सेंटर्ड एटीट्यूड को दिखाने के लिए किया था। कीट्स के अनुसार वर्ड्सवर्थ अपनी पोएम्स की नैरेटिव वॉइस में ये शो करने की कोशिश करता है कि जो वो कह रहा है बस वही सही है, बाकी सब गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन वन ऑफ हिज पोएम्स विलियम वर्ड्सवर्थ रिकवर्स फ्रॉम हिज डिजेक्शन एंड व्यूज द मैन एज हैविंग बीन सेंट टू गिव मी ह्यूमन स्ट्रेंथ बाय एप्ट एडमोनिशमेंट। हु इज द मैन रेफर्स टू हियर। अपनी एक कविता में वर्ड्सवर्थ एक आदमी को देखकर निराशा से बाहर आता है और सोचता है कि इस इंसान को भगवान ने उसके पास ह्यूमन स्ट्रेंथ देने के लिए इस मैसेज के साथ भेजा है कि अगर इतना गरीब आदमी भी इतनी परेशानियों के बीच खुश रह सकता है तो वो क्यों नहीं रह सकता। ऐसा करके गॉड उससे एडमोनिशमेंट यानी कि एक तरीके की फटकार लगाते हैं और चेतावनी भी देते हैं और उसे इंस्पायर करते हैं कि वो भी इस लीच गैदरर की तरह प्रसन्न रहने की कोशिश करे। टॉमस चैटरटन, एस.टी. कॉलरिज, रॉबर्ट बर्न्स, द लीच गैदरर। सो द करेक्ट आंसर इज द लीच गैदरर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वर्ड्सवर्थ हैड हिज पैशन फॉर नेचर फिक्स्ड इन हिज ब्लड, हु सेड दिस फॉर वर्ड्सवर्थ। अर्थात वर्ड्सवर्थ का प्रकृति के प्रति जुनून उनके खून में बसा हुआ था। ये लाइन किसने बोली है? डी क्विंसे, कॉलरिज, कैज़ामियन, वॉल्टर स्कॉट। डी क्विंसे इज द करेक्ट आंसर फ्रेंड्स। टॉमस डी क्विंसे का वर्ड्सवर्थ के बारे में ये कमेंट मैथ्यू अर्नोल्ड के उस कमेंट से मिलता जुलता है दोस्तों, जिसमें अर्नोल्ड ने वर्ड्सवर्थ को द हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर कह के बुलाया था। टॉमस डी क्विंसी रोमांटिक एज के ही फेमस एसेइस्ट यानी कि निबंधकार थे एंड ही इज फेमस फॉर हिज कन्फेशंस ऑफ एन इंग्लिश ओपियम ईटर दैट गॉट पब्लिश्ड इन 1821। इसके अलावा टॉमस डी क्विंसी के एसे ऑन द नॉकिंग एट द गेट इन मैकबेथ से रिलेटेड क्वेश्चन भी एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the age of the little cottage girl that William Wordsworth comes across in the poem We Are Seven? 6, 7, 8, 9. The correct one is 8. We Are Seven नाम की पोएम भी लिरिकल बैलेट्स में 1798 में पब्लिश हुई थी। इस पोएम में वो 8 साल की लिटिल कॉटेज गर्ल से पोइट प्रश्न पूछता है कि वो कितने भाई बहन हैं, तो वो लड़की जवाब देती है कि वी आर 7। पूछे जाने पर पता लगता है 7 में से 2 जने जिनमें एक भाई और एक बहन है वो ऑलरेडी मर चुके हैं, लेकिन 8 साल की वो छोटी बच्ची तब भी हम 7 जने हैं कहती हैं। 2 डेथ होने के बाद भी वो संख्या 5 ही बताती है दोस्तों। वो छोटी बच्ची तो फुल ऑफ लाइफ है, उस मासूम को डेथ के बारे में क्या पता। इसीलिए इस हार्ट रेंचिंग पोएम को वर्ड्सवर्थ इन लाइंस के साथ स्टार्ट करते हैं। अ सिंपल चाइल्ड दैट लाइटली ड्रॉज इट्स ब्रेथ एंड फील्स इट्स लाइफ इन एवरी लिम्ब, व्हाट शुड इट नो ऑफ डेथ? आई मेट अ लिटिल कॉटेज गर्ल, शी वॉज 8 years old, शी सेड, her hair was thick with many a curl that clustered around her head. Next question is, who refers William Wordsworth as an ever-enduring man? Dr. Johnson, John Keats, D. Quincy, S.T. Coleridge. The correct answer is S.T. Coleridge. सैमुअल टेलर कॉलरिज ने अपने दोस्त विलियम वर्ड्सवर्थ को एन एवर एंड्यूरिंग मैन कहकर बुलाया था दोस्तों। अपनी पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ में कॉलरिज लिखते हैं, विद स्टेडफास्ट आई
आई व्यूड दी इन द कोयर ऑफ एवर एंड्यूरिंग मैन। विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कॉलरिज की पहली मुलाकात 1795 ईयर में सोमरसेट में हुई थी दोस्तों। 1807 में पब्लिश होने वाली पोएम टू विलियम वर्ड्सवर्थ को कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की ऑटोबायोग्राफिकल पोएम द प्रिल्यूड के रेस्पॉन्स में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देयर ग्रेव्स आर ग्रीन दे मे बी सीन 12 steps or more from my mother's door and they are side by side. Where do these lines occur? Ode to Duty, Daffodils, We Are Seven, Michael. The right one is We Are Seven. इस पोएम में वो 8 years की लिटिल कॉटेज गर्ल अपने मर चुके बहन और भाई की ग्रेव्स का रेफरेंस दे रही है। पहले बहन जेन की डेथ हुई थी और फिर भाई जॉन की, लेकिन वो लड़की अब भी उनको अपनी काउंटिंग में इंक्लूड करना नहीं भूलती है और वी आर 5 नहीं वी आर 7 ही कहती है दोस्तों। आर क्वेश्चन नंबर 20th इज, विच वर्क ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ हैज बीन कॉल्ड द प्रोफेटिक ले बाय एस.टी. कॉलरिज? इमॉर्टलिटी ओड, द प्रिल्यूड, टिंटन एबे, none of the above. The correct answer is the prelude. वर्ड्सवर्थ ने द प्रिल्यूड का फर्स्ट वर्जन 1805 में कंप्लीट किया था और फिर उन्होंने इस पोएम को अपने फ्रेंड कॉलरिज को पर्सनली सुनाया था। कॉलरिज वॉज इम्प्रेस्ड बाय वर्ड्सवर्थ्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ बोथ एक्सटर्नल एंड ह्यूमन नेचर और फिर कॉलरिज ने वर्ड्सवर्थ की तारीफ में 1807 में पोएम लिखी टू विलियम वर्ड्सवर्थ और इसी पोएम में उन्होंने द प्रिल्यूड को द प्रोफेटिक ले कहकर बुलाया और उनको यानी कि वर्ड्सवर्थ को एवर एंड्यूरिंग मैन कहकर। विद दिस आई एंड टुडेज क्लास फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।